मैं सीधा सवाल प्रेम जी आपसे करना चाहूंगा। प्रमुख तौर पर 3 पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अगर इंडिया अलायंस की बात करें, अपना दल कामेराबादी ने राज्यसभा चुनाव के दरमियान भी पीडीए पे तगड़ा सवाल उठाया था, अखिलेश यादव को सवालों के घेरे में लिया था। जया बच्चन और आलोक रंजन 2 उम्मीदवारों को लेकर के तो साफ पल्लवी पटेल कह रही थी कि इसमें पीडीए कहां है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दरमियान बिना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सलाह मशविरे के 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा क्या बताता है? क्या आपको नहीं लगता इंडिया अलायंस में गड़बड़ है? इंडिया अलायंस एकजुट नहीं है, अपना दल कामेरावादी बगावती तौर अपना रही है, अपना दल कामेरावादी बिना सपा और कांग्रेस के सलाह के बगैर 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है। उसका सीधा आरोप है कि कांग्रेस को ज्यादा तरजीह दी जा रही है और उन्हें पूछा नहीं जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पंकज जी, एक तो ये है कि इंडिया अलायंस में पहले तो मेरी आपत्ति है कि आप मुझे पत्रकार क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार क्यों नहीं लिखना चाहते? हम क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? मैं पीसीआर से कहूंगा लिखिए, लिखिए पत्रकार लिखिए। जी हाँ, बिल्कुल आप पत्रकार हैं। और दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन में जो पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार अनुप्रिया पटेल ने ऐसा किया है। अखिलेश यादव जी ने भी जब घोषणा की थी, जयंत चौधरी जी को टिकट दिया था, आपको याद होगा, तब भी ये माना गया था कि इंडिया गठबंधन में बातचीत के बगैर हुआ है या कांग्रेस से बातचीत के बगैर हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल ने भरूच की सीट घोषित की थी तब भी ऐसा ही माना गया था। लेकिन हर बार यही नजर आया कि ये सीटों के तालमेल में आपसी जो सामंजस्य नहीं बन रहा है वो है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सब रहना चाहते हैं। ये हर बार दिखा और इस बार भी अनुप्रिया पटेल की मंशा, बोलने का जो भाव है वो यही है कि ये इंडिया गठबंधन की तरफ से हमारी दावेदारी है। वो ये कह भी रही कि हमारी बातचीत नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि संवादहीनता है, यानी संवादहीनता है, ये पता चल रहा है। लेकिन ये नहीं पता, ये इससे नहीं चल रहा कि इंडिया गठबंधन गड़बड़ा गया है और समाजवादी पार्टी के नेता भी संभालने की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसको इंडिया गठबंधन में फूट के तौर पर अभी देखा नहीं जा सकता, संवादहीनता के तौर पे देखा जा सकता है। आप तालमेल की कमी भी बोल सकते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन पूरा गठबंधन जो है इसी तरीके से बनते बनते शेप लिया है, जिसमें जो जहां मजबूत है उसने अपने हिसाब से घोषणा की है और छोटे दल जिन्होंने अपने आप को उपेक्षित पाया है उन्होंने आवाज उठाई है। ये आवाज उठाना ही कहेंगे इसको। जी, आप संवादहीनता कह रहे हैं प्रेम जी। संवादहीनता हम तब मानते जब सिर्फ आवाज उठा करके वो रह जाती, घटक दलों के बीच में आवाज उठती, गठबंधन के भीतर आवाज उठती, चलिए प्रेस में भी ये बात होती। लेकिन नौबत यहां तक आ जाती है कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी जाती है। आप संवादहीनता कहते हैं, मैं अगर बगावत कहूं तो क्या यह अतिशयोक्ति हो जाएगी? मिशम जैदी साहब, क्या मैं इसको, जी आप बोलिए प्रेम जी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कर्नाटक है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कम से कम आज की तारीख में 4 उदाहरण हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के रहे और जो सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नहीं मानेंगे, येदियुरप्पा के बेटे को हराएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। 4 उदाहरण है। एक पूर्व मंत्री है, एक पूर्व विधायक है, एक पूर्व अध्यक्ष है, एक पूर्व मुख्यमंत्री है और 4 लोग कह रहे हैं। तो बगावत उसको कहते हैं पंकज जी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अभी सवाल है वो कह रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि अपना दल कामेराबादी अपने घोषणा पत्र में 3 सीटों का जिक्र करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कहता है कि हम इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
और शाम को समाजवादी पार्टी की लिस्ट आती है, 6 और लोकसभा सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा होती है। अब उनमें से एक मिर्जापुर भी है। मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी कहती है कि हम बिन साहब को चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे में आपको यह बगावत नहीं दिखता, आपको आमने सामने की लड़ाई नहीं दिखती, क्या सिर्फ आपको संवादहीनता दिखाई पड़ती है? मिशम जैदी साहब, मैं आपका कमेंट्स चाहूंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही। देखिए, ऐसा है कि ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है जो आपने बताया है कि जिस तरह से अभी आपके द्वारा ज्ञात हुआ है कि इस तरह से राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने मिर्जापुर से सीट डिसाइड करी है, और पल्लवी पटेल जी शुरू से ही कुछ नाराज दिख रही थी। इस घटना से पहले से भी उनका कुछ मनमुटाव रहा, और जो भी समीकरण राजनीतिक रहे हो, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि भारतीय जनता पार्टी डरा करके, ईडी और सीबीआई का खौफ दिखा करके जिस तरह से राजनीतिकरण कर रही है, वो उसको महंगा साबित होगा। यह बयान उनका पहले ही आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी फैसले हो रहे हैं, ये आदमी के अपने व्यक्तिगत नहीं है, यह दबाव में है। और अब जो राजनीति है वो प्रदेश की, देश की भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है। पूरे देश में यही माहौल है, और इसी तरह का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है। बिल्कुल, मैं साफ शब्दों में आपसे ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो पल्लवी पटेल जी हों, और वो चाहे कोई भी शीर्ष नेतृत्व हो। अभी एक हमारे और दल के नेता थे, उन्होंने भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, बदायूं में। तो ऐसे कई जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि ईडी के द्वारा दबाव बना करके, सीबीआई के द्वारा दबाव बना करके ये कार्य कराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो आप ये मान रहे हैं, क्या मैं आपकी बातों का ये निष्कर्ष निकालूं कि पल्लवी पटेल या उनकी मां कृष्णा पटेल जो कर रही हैं वो ईडी और सीबीआई के दबाव में कर रही हैं? जैदी साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हो सकता है कि उनके ऊपर दबाव हो, या उनका अपना कोई व्यक्तिगत राय हो, या जिस तरह की परिस्थितियों में वो ये कार्य कर रही हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन में है या दल से जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर वो कोई इस तरह का फैसला ले रही है, तो वो हमारे फैसले के अगर अविरुद्ध जा रहा है, तो इसको यही माना जाएगा। और इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है आपसे? क्योंकि राजनीति के अंदर तो बस देश की और प्रदेश की राजनीति का जो हाल चल रहा है, जो अब जो परिसीमन जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आप देख रहे हैं कि तमाम पार्टी के नेता इधर से उधर जा रहे हैं। और इससे पहले भी हुआ है कि हमारी तरफ भी उत्तर प्रदेश का पिछले चुनाव गया, उसके अंदर ही भारतीय जनता पार्टी कितने नेता हमारी तरफ आए, तो उनका राजनीतिकरण सिद्ध नहीं हुआ, अपना मफाद नहीं सिद्ध हो पाया। उनका अपना, उनकी जो लालच थी, जो उनका जो दिल था, वो नहीं पूरा हो पाया, लिहाजा वो पार्टी बदल करके फिर वापस चले गए। तो दल में आना और जाना, दल का साथ देना और ना देना, इस तरह से इसका कोई मकसद नहीं है। हम जो इंडिया गठबंधन था, हमारा कांग्रेस से गठबंधन है, और हम अच्छा लड़ेंगे प्रदेश के अंदर। नहीं, आप प्रदेश के अंदर अच्छी लड़ाई लड़िए, इसमें मैं भी आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन क्या इसकी वजह यह नहीं है कि उनको राज्यसभा की सीट नहीं मिली थी? उस समय भी उनका दर्द बाहर आया था, उस समय भी वो बगावती तेवर अपना रहे थे। अपने भीतर की लड़ाई को, अपने भीतर की बगावत को छिपाने के लिए क्या आप सीबीआई और ईडी का सहारा लेंगे? क्या उस पर अगर इस तरह का आरोप लगाएंगे तो क्या आपको लगता है कि इससे आपके भीतर की बगावत छिप जाएगी? मैं ये सवाल अनुपम मिश्रा जी से लेना चाहूंगा कि ये बगावत तो तब भी सामने आई थी, सुर उनके बदले हुए राज्यसभा चुनाव के दरमियान भी थे। पंकज भाई, देखिए, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हुई हैं सब एक परिवार के इर्द गिर्द सिमटी हुई हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन पल्लवी पटेल ने जो बयान दिया है उन्होंने, या फिर जो उनका ट्वीट मैं देख रहा था, वो कह रही थी मैं इंडिया गठबंधन के तहत इन 3 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहूंगी या लड़ूंगी। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अकेले लड़ूंगी, वो गठबंधन के तहत ही मांग रही हैं। और बड़ी बात यह है कि उनका ट्वीट आने के
ट्वीट दोपहर में आया और शाम तक समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र बिंद को मिर्जापुर से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। 3 सीटें मांगी हैं पल्लवी ने। पहली तो फूलपुर, और मैंने इसको ट्वीट भी किया था, आज सुबह ट्वीट किया था, चांस की बात है, और शाम को इनका ट्वीट आ गया। आज सुबह मैंने ट्वीट किया था कि पल्लवी पटेल फूलपुर से लड़ना चाह रही हैं, और अगर केशी देवी पटेल का टिकट रिपीट नहीं होता तो पल्लवी पटेल वहां पे बाकी लोगों पर भारी भी पड़ सकती है। तो पहला तो वो फूलपुर चाह रही हैं, इसलिए भी चाह रही हैं क्योंकि वो एक पटेल डोमिनेटेड, कुर्मी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएंसी है, और पल्लवी पटेल के पिताजी सोनेलाल पटेल ने वहीं से चुनाव लड़ा था, तो वहीं से उन्होंने भी अपना चुनाव लड़ा। तो वो अलग बात है कि वो तीसरे नंबर पे आए थे, 13% वोट मिला था। और दूसरी सीट वो चाह रही मिर्जापुर, जहां वो सीधे सीधे अपनी बहन अनुप्रिया पटेल को चुनौती देना चाह रहे हैं। और तीसरी सीट चाह रही है कौशाम्बी। कौशाम्बी वो इसलिए चाह रही क्योंकि कौशाम्बी की एक विधानसभा में सिराथू में उन्होंने अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य को चुनाव हराया 2022 में। तो उनका ये लॉजिक है इन तीनों के पीछे। ये तीनों ही सीट आप देख लें, मिर्जापुर 2 बार से लगातार अपना दल जीत रही है, फूलपुर 2 बार से लगातार भाजपा जीत रही है, और कौशाम्बी भी 2 बार लगातार भाजपा जीत रही है। और आप पल्लवी पटेल का अगर आप वो देखेंगे, क्या नाम है, उन्होंने आज तक जितने कैंडिडेट्स लड़ाए हैं विधानसभा में, उनमें से भी एक भी गैर पटेल कैंडिडेट नहीं। तो वो एकदम खुल के अपनी बात कहती हैं, वो खुल के करती हैं। और जब वो पीडीए कहती हैं तो उसमें पिछड़ा में सिर्फ या तो उनका परिवार आता है या फिर कुर्मी आता है, इसके अलावा उनके लिए पिछड़ा कोई नहीं है। चेयरमैन उनके मदर हैं, प्रेसिडेंट वो खुद हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट, उनके पति भी हैं। उसके बाद उसका जो चुनाव समिति देखते हैं वो भी पटेल हैं। 6 कैंडिडेट उन्होंने लड़ाए थे, 6 पटेल थे उनके। तो कुल मिलाकर वो सिर्फ पटेलों की राजनीति कर रही हैं, और इसके चलते वो फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी चाह रही हैं। और पिछली बार भी जब उन्होंने पीडीए को लेकर अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत की थी, बगावत क्या की, उसमें तो काफी हॉट टॉक भी हो गया उनका अखिलेश यादव से, और उन्होंने खुल के रामजी लाल सुमन के अलावा किसी को वोट नहीं दिया, ना जया बच्चन को दिया, ना जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, नाम भूल गया, आलोक रंजन जी। तो हाँ, तो इन दोनों को ही उन्होंने वोट नहीं दिया, सीधे कह दिया। और उन्होंने उसकी रॉ में ये भी कह दिया कि अगर मैं अपनी माँ के लिए राज्यसभा चाह रही थी तो मैं गलत क्या चाह रही थी। सीधे उन्होंने उसको डिनाई भी नहीं किया, कोई वो लुकी छुपी राजनीति नहीं की, उन्होंने सीधे कह दिया। अभी जब कांग्रेस से आज पूछा गया पल्लवी पटेल के बारे में, तो उनको भाई उन्होंने बहुत एक जिसे कहना चाहिए बहुत लॉजिकल बात कही कांग्रेस ने। उन्होंने कहा कि हमारा इन तीनों सीटों से कोई लेना देना नहीं है, तीनों सपा के कोटे पे। तब समाजवादी पार्टी के पुराने गठबंधन साथी हैं, वो तय कर लें आपस में, उसमें हम क्या कहें। जब सपा से पूछा गया, सपा तो ऑफकोर्स आपने देखा राजेंद्र बिंद को उन्होंने कैंडिडेट ही डिक्लेयर कर दिया है। और मैं अभी आपके चैनल पे कह रहा हूं कि फूलपुर सीट समाजवादी पार्टी कतई कतई पल्लवी पटेल को नहीं देगी। मिर्जापुर पे वो डिक्लेयर कर चुके हैं, फूलपुर सीट पे समाजवादी पार्टी कई बार जीत चुकी है। इनफैक्ट फूलपुर सीट से तो समाजवादी पार्टी के टिकट पे अतीक अहमद तक चुनाव जीत चुके हैं। आप सोचें, ये वो सीट है जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू लगातार चुनाव जीतते थे। तो जवाहरलाल नेहरू की सीट पे समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट से अतीक अहमद को जिता दिया, तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और फूलपुर सीट सिर्फ फूलपुर सीट नहीं है ना, उनके ढेर सारी विधानसभा है वहां पे, और उसकी विधानसभाओं में भी समाजवादी पार्टी जीतती रही है। तो फूलपुर सीट तो पल्लवी पटेल को देने का कोई चांस ही नहीं है। मिर्जापुर पे वो ऑलरेडी कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए वो बात भी खत्म हुई, राजेंद्र बिंद कह चुके हैं। ले देके रह गई कौशाम्बी, जो कि एक सुरक्षित सीट है। कौशाम्बी सुरक्षित सीट है। अब इसमें अभी विनोद सोनकर हैं, और माना जा रहा है कि भाजपा उनकी जगह किसी और को खड़ा करेगी। तो एक सुरक्षित सीट पे इस समय अखिलेश यादव जिस तरह दलित पॉलिटिक्स इस लेवल की कर रहे हैं, आप देखें पंकज भाई कि उन्होंने 3 जनरल सीट पे दलित उम्मीदवार दिए,
उन्होंने अयोध्या समेत 3 जनरल सीट्स पे दलित उम्मीदवार उतार दिए। ऐसे में वो कौशाम्बी सीट अपना दल कमेरावादी को देंगे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। बल्कि आप देखिए, जब सिराथू से पल्लवी पटेल ने हराया केशव मौर्य को, तो वो भी उन्होंने अपना दल कमेरावादी के सिंबल पे नहीं हराया। उन्होंने, उनके तो अपने सब लोग हारते गए। वो उन्होंने अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी के बैनर पे लड़ाया, उसके टिकट पे लड़ाया। तो वो टेक्निकली वो भी सीट सपा की ही है। तो ऐसे में मैं इन तीनों में से एक भी सीट अखिलेश द्वारा पल्लवी पटेल को दिए जाते नहीं देख रहा हूं। अब ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि अगर आपने अंदर खाने में बात की होती, आपने जाके अखिलेश से मुलाकात की होती, और लोग बता रहे हैं कि साहब उनकी अखिलेश से बातचीत ही बंद है जब से हॉट टॉक हो गया, तो अगर आपने अंदर खाने में बात की होती तो आप पीछे हट जाते। पर आपने तो खोल के ट्वीट कर दिया, आपने सीधे बोल दिया हम 3 सीटों पर लड़ेंगे। तब ऐसे में, और मेरा मानना है कि इनमें से एक भी सीट अखिलेश देने की सिचुएशन में नहीं है, तो ऐसे में पल्लवी पटेल अगला कदम क्या उठाएंगे, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना।